गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी की सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में ये हमारी जो है वो 9th क्लास है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आपको मालूम है। तो हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। राइट। सो पहला प्रश्न हमारा देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ये रहे घास, जीवाणु, टिड्डा और मशरूम। राइट, ये चार ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब देखिए ये उत्पादक होते क्या हैं एक्चुअल में। उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट, स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या, उत्पादक। राइट। सो देखिए साथियों, यहाँ पर एक फूड साइकिल जो होती है ना, आपने सुना होगा फूड साइकिल का नाम, खाद्य श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं। फूड साइकिल में होता क्या है, सबसे पहले आपके उत्पादक होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता जो कि निर्भर होते हैं किस पे, उत्पादक पर। राइट, किस पे निर्भर निर्भर होते हैं, उत्पादक पर। और फिर इसके बाद आते हैं अपमार्जक, या आप बोल सकते हैं अपघटक। ठीक है, ऐसी कुछ साइकिल होती है। ये जो होती है फूड साइकिल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं इनमें उत्पादक कौन सा है। तो देखिए, उत्पादक क्या होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो मशरूम अपना भोजन स्वयं बनाता है क्या, टिड्डा, जीवाणु, घास। राइट। सो देखिए यहाँ पर घास एक ऐसा जो है वो ऑप्शन है जो उत्पादक की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो घास यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ये जो है वो थोड़ा विवादित प्रश्न है, क्योंकि मशरूम भी एक जो है वो नेचुरल है, ज़मीन में से उगता है। ठीक है। तो मशरूम भी एक उत्पादक की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन एक विवादित क्वेश्चन है। तो जिस वजह से, लेकिन इस टाइप जब भी ये दो तीन बार हमने देखा एग्जाम के अंदर, ये प्रश्न जब भी आता है तो इसका आंसर जो है वो घास ही लगाना पड़ता है। वो एग्जामिनर किस वे पे सोचता है पता नहीं है, लेकिन इसके आंसर मशरूम और घास दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये आपको कभी जैसे किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है कि मशरूम जो है वो उसका उत्पादक की श्रेणी में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि गलत हमने गलत बता दिए, तो ऐसा नहीं है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, PYP क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। ये MP प्लस में भी आया है, इसके अलावा आपका SSC के अंदर भी एक दो बार पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये इसमें घास ही इसका ऑप्शन होता है। ठीक है। लेकिन ये फूड साइकिल का क्रम जो है वो इस प्रकार से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये कुछ फूड साइकिल का जो है वो, या आप फूड चेन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये आंसर समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। सिंचाई, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों का छिड़काव। ऑप्शन थर्ड है आपके पास बुवाई, और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास खाद्य एवं उर्वरक डालना। ठीक है। देखो, मृदा की तैयारी करने का मतलब है कि आपने जो है वो खेत को जोत लिया है। ठीक है। खेत को एक तरीके से बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले तो जब भी खेती करने का टाइम आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, खेत को जोतते हैं, है ना। इट मीन्स खेत को रेडी करते हैं। ठीक है। खेत को रेडी करने के बाद क्या करते हैं आप, इसमें करते हैं बुवाई। ठीक है, करते हैं। बुवाई जब हो जाती है, थोड़ा सा जब उसमें पेड़ पौधे निकल आते हैं, फिर क्या डालते हैं आप उसमें, खाद। खाद डालते हैं। राइट। खाद डालने के बाद क्या होता है, खाद डालने, कुछ लोग जो है जोतने से पहले ही खाद डाल देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। वो नाइट्रोजन देने के लिए जो आपको ऑर्गेनिक खाद है वो जोतने के पहले भी डाल देते हैं कुछ लोग। ठीक है। वैसे जो अपना दुकान से आप नीम लेपित जो खाद लेकर आते हैं ना, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन 46% वाला, वो बुवाई के बाद डाला जाता है, और फिर उसके बाद आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी कर लेते हैं। ठीक है। सो जोतने के बाद सेकेंड किस कृषि अभ्यास का अनुसरण करते हैं हम करते हैं बुवाई। राइट। क्या करते हैं, बुवाई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें, क्योंकि, क्यों, क्या है ऑप्शंस, चार ऑप्शंस रहे आपके पास। क्योंकि प्लास्टिक की लकड़ी के कठ लुगदी की बनी होती है।
प्लास्टिक की थैलियाँ जैव निम्नीय होती हैं, प्लास्टिक अजैव निम्नीय होती है, प्लास्टिक रासायनिकतः अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, देखो प्लास्टिक की थैलियों को ना कहने का मेन रीज़न ये होता है कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो कभी सड़ती नहीं है। ठीक है, जब सड़ेंगी नहीं तो फिर आपका जो मृदा परीक्षण है, सॉरी, मृदा का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक क्या है, सड़ती नहीं। क्यों नहीं सड़ती, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो अजैव निम्नीय होती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, विद्युत फ्यूज डॉट 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 जोड़ा जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना वो विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत में तार पर जोड़ा जाता है। ये आपका एक तार जा रहा है, यहाँ पर एक फ्यूज लगा देंगे और यहाँ पर सप्लाई जा रही है। ठीक है, तो जब भी बाय द वे जहाँ से सप्लाई आ रही है, सपोज यहाँ से सप्लाई आ रही है इस तार के अंदर, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है और आगे सप्लाई आ रही है। तो जब भी ज़्यादा लाइट आ जाती है या कोई भी इशू आता है तो ये फ्यूज जो है वो बीच में से उड़ जाता है, तो यहाँ की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, सो क्या ये विद्युत फ्यूज जो है वो कहाँ पे लगाया गया है, वो लगाया जाता है विद्युतमय तार पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 2004-05 में हुआ था, या 1983-84 में, 2013-14 में, या 1973-74 में। ठीक है, तो देखिए भारत में जो बाघ परियोजना लाई गई थी वो लाई गई थी 1973-74 के अंदर। सो 1973-74 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ही तो 1973-74 के बाद बाघों का संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया और फिर जो है वो भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाना भी स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। किस वर्ष में भारत गणराज्य बना था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 1956, 1950, 1952 और 1947। राइट, तो गणराज्य भारत, जब भारत जो है ना गणराज्य बना था कब, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान जैसे ही लागू हुआ वैसे ही भारत जो है वो एक गणराज्य जो है वो घोषित हो गया था। ठीक है, और भारत का संविधान लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू होता है और इसी के साथ ही भारत जो है वो एक गणराज्य बन जाता है। राइट, सो यहाँ पर 1950 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। 1956 की अगर अब बात करें तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था जिसके थ्रू आप देखेंगे तो इसके तहत जो है वो सिफारिश करी गई थी कि 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे और 14 जो है वो स्टेट बनाए जाएंगे। ठीक है, और प्रेजेंट में ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। प्रेजेंट में जो है वो अब प्रेजेंट में 28 स्टेट बचे हुए हैं। ठीक है, और 9 जो है वो यूटी हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं 1952 की 1947 की बात करें तो इसमें तो भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। 1952 में बात करें तो पहले आम चुनाव होने के बाद यहाँ पर जो है वो सरकार गठित हो जाती है और सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस की। राइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है कि पृथ्वी का 3/4 भाग डॉट 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 द्वारा अधिकृत है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, वायु, जल, रेत और बर्फ। ठीक है, 3/4, 3/4 इट मीन्स होता है 75%। तो पृथ्वी पर आप देखेंगे तो 75% सिर्फ पानी है और 1/4 इट मीन्स 25% जो है वो क्या है, स्थल है। राइट, सो यहाँ पर 3/4 पूछा है तो 3/4 क्या होगा, जल होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, काफी आसान सा सवाल था। सो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, साहित्य, समाज कल्याण, ड्रामा और फिल्म। देखिए आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अभी तक देखे हैं जो लगभग 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उनको आपने अगर देखा है, राइट, सॉरी 8 अगर वीडियोस जो आपने देखे हुए हैं अपलोड हो चुके हैं, वो 8 वीडियो अगर आपने देखे हैं
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, फिल्म होना चाहिए। ठीक है। सो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा ये फिल्म इंडस्ट्री का जो है, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राइट, कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार है। क्लियर साथियों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की स्वतंत्रता देता है। राइट। सो देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 और 21। हालांकि ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अंदर कई सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोलने की स्वतंत्रता पूछी गई कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो बोलने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। सो आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए 19 की कुछ कहानी ऐसी भी है कि आर्टिकल 19 जो है वो प्रेस की फ्रीडम की बात करता है। प्रेस की फ्रीडम की भी बात करता है। वो कौन सा करता है, आर्टिकल 19 क्लियर है। ठीक है, और इनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे नहीं, जब हमारी पॉलिटी की सीरीज होगी वहाँ पर इसको ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है। अभी तक अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया था कि अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट क्या है कि जितनी भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो कौन करेंगे, वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट। सो यहाँ पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। वैसे केंद्र सरकार में जो मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 75 और आर्टिकल 75 एक के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो आप इनको जाकर देख सकते हैं एक बार, आर्टिकल 75 और 75 ए को। ठीक है। तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिखों के तीसरे गुरु थे। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। देखिए चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अमरदास। राइट। सो देखो सिखों के तीसरे गुरु जो है वो गुरु अमरदास थे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए अमरदास जी जो हैं ये सिखों के तीसरे गुरु थे और इन्होंने गुरुद्वारे के अंदर लंगर, ठीक है, लंगर जो व्यवस्था थी इसको जो है वो शुरू कराया था। ठीक है। जो कि प्रेजेंट में अभी भी ये प्रथा इनकी जारी है, चल रही है। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये पांचवे गुरु थे और इनको जो है वो जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है, जहांगीर द्वारा मार दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम गुरु अंगद देव की बात करें तो गुरु अंगद देव जो है वो इनके दूसरे नंबर के गुरु थे। ठीक है। और इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु हैं। ठीक है। और इनके अगर पहले गुरु की बात करें तो पहले गुरु जो है वो इनके गुरु नानक हैं। ठीक है, कौन है, गुरु नानक। ठीक है। और इन्होंने जो है वो लगभग आई थिंक कम श्योर तो नहीं लेकिन 60-90 8 और 99 के समथिंग जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा
जहाँ तक ये राइट है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है कंफर्म कर लीजिएगा। 1698 1699 में जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 1947, 1980, 1950 और 1951। तो देखिए भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। सो 1951 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 1 मई, 17 मई, 10 दिसंबर और 17 जून। राइट, सो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। क्या है कि मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, उनके नाम आपको बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, पारदा और जस्ता। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास सोडियम तथा पोटेशियम। थर्ड ऑप्शन है आपके पास सोडियम तथा टिन। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास पोटेशियम तथा जस्ता। राइट, तो यहाँ पर सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से भी काटी जा सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? ठीक है, नवीकरणीय नहीं होने का मतलब क्या है कि जिसको दोबारा से रिसाइकिल नहीं किया जा सके। राइट, सो चार ऑप्शंस रहे आपके पास, पवन चक्की, सौर सेल, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय शक्ति। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर कौन सी चीज़ आएंगी जिनको दोबारा से यूज किया जा सके? तो पवन चक्की दोबारा से यूज हो सकती है, सौर सेल दोबारा से यूज हो सकता है, ज्वारीय शक्ति समुद्र में बार बार ज्वार आना है तो इसको भी हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बार बार यूज नहीं होती। ये कैसी है? अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका सवाल का आंसर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, फास्फोरस, जस्ता, सोडियम और पोटेशियम। तो देखिए पानी में संग्रहित होने वाला जो तत्व है वो फास्फोरस है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तारामंडल जिसका नाम हंटर है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ठीक है, ध्रुवीय भालू, साइरस, ओरायन और ग्रेट बियर। राइट, सो यहाँ पर ओरायन जो है तारामंडल एक ऐसा तारामंडल है जिसका नाम हंटर रखा गया है। राइट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो देखो सिंपल सा स्टैटिक का क्वेश्चन है जो अगर आपको आता है तो आप लगा पाएंगे, नहीं आता है तो इसका कोई खास लॉजिक हम नहीं बता सकते हैं। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है या होते हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हालांकि ये जो चारों के चारों जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सब खतरनाक हैं। ठीक है, लेकिन ओजोन के लिए जो मेन उत्तरदायी है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं CFC। राइट, क्या बोलते हैं? CFC। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, CO, ये आपने देखा हो जब कुएं वगैरह खोदे जाते हैं या गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो उस दौरान, या फिर आप देखेंगे जैसे कोयले की खाद है, जो माइन है उसके अंदर खुदाई चल रही तो अचानक गैस निकलती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, या फिर दूसरी गैस जो निकलती है वो मीथेन निकलती है। ठीक है, तो कोयले के ढेर से या कोयले की माइन से एक और जो गैस निकलती है वो मीथेन भी होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली जो है वो आप देखेंगे कि धुएं में निकलती है, जो बाइक का धुआं, गाड़ी का धुआं, इनका धुआं होता है उसमें निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी उसी में निकलती है। ठीक है, चलिए, सो इसका आंसर क्या हो जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देख लीजिए। क्या है? RTI अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी?
चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, या फिर 15 जून 2005, या 15 जुलाई 2005। ठीक है, तो देखिए आरटीआई जो है वो 15 जून 2005 को इसको जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो 15 जून 2005 को आरटीआई जो है वो भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इट मीन्स हम बोल सकते हैं सूचना का अधिकार। ठीक है, आरटीआई की वेबसाइट भी है जिस पे आप जाएंगे, और आप अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो 10 रुपये लगते हैं। आप अपनी आईडी बनाइए, उसके बाद फॉर्म भरिए जो आपको जानकारी चाहिए, और उसके बाद 10 रुपये का चालान बनता है, ऑनलाइन ही बन जाता है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, और आप कोई भी जानकारी जो है वो सरकार से मांग सकते हैं। ठीक है, सरकार से क्या, इवन किसी भी डिपार्टमेंट से आप कुछ भी जानकारी जो है वो मांगना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप उस आरटीआई के थ्रू जो है वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट डॉट 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 में स्थित है। तो देखते हैं कहाँ पर जैव सीएनजी प्लांट जो है वो स्थित है। या झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो देखिए कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला जो प्लांट है वो महाराष्ट्र के अंदर लगाया गया है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये कुछ हमारे 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको खुद से मालूम चल गया होगा कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एसएससी जीडी की जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये और भी तेज़ी से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, और हम उसको जो है वो रिजॉल्व करने की और करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, हर स्तर पर आपकी जो है वो मदद करी जाएगी। क्लियर, इसके अलावा वीडियो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।